हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है? प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल बनाना। किस तरह से हम प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल बना सकते हैं इसको देखेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए ना तो फार्मिक अम्ल बनाने की जो मेन सिद्धांत क्या है और इसकी चित्र क्या होगी और प्रयोग विधि क्या होगा, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी का एक पार्ट और क्या होगा, निर्जल फार्मिक अम्ल बनाना। अभी जो प्रोसेस चलेगा इसका सिद्धांत में फार्मिक अम्ल जरूर बनता है, ध्यान रखिएगा, पर साथ में क्या है, पानी बनने के चलते जो फार्मिक अम्ल प्राप्त होगा ये तनु प्राप्त होता है। इसलिए अलग से क्या होता है, निर्जल फार्मिक अम्ल बनाना होता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कहा, फार्मिक अम्ल कैसे बनता है। तो हमने क्या कहा कि दो चीज मेन पूछेगा। एक तो पूछेगा इसका सिद्धांत क्या है, किस प्रकार हम फार्मिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फार्मिक अम्ल बनाने के लिए दो पदार्थ चाहिए। एक पहला पदार्थ हमको चाहिए क्या, ग्लिसरॉल। एक तरह से देखा जाए ना तो ग्लिसरॉल यहां उत्प्रेरक जैसा काम करेगा। और दूसरा मेन जो पदार्थ चाहिए वो चाहिए क्या, ऑक्जेलिक अम्ल। यही दो पदार्थों की सहायता से फार्मिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो सिद्धांत में अगर बात करें तो इन्हीं दोनों पदार्थों का वर्णन मिलेगा। सिद्धांत ही कहता है कि जब ऑक्जेलिक अम्ल और निर्जल ग्लिसरॉल, ध्यान रखिएगा, जो ग्लिसरॉल जो रहेगा बिल्कुल क्या होगा, पानी रहित रहेगा, शुद्ध रहेगा, निर्जल ग्लिसरॉल। इन दोनों के मिश्रण को क्या करते हैं, 110 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं, तो यहां फार्मिक अम्ल बनता है। तो सिद्धांत में यही लिखाएगा दोस्तों, क्या लिखेंगे हम, कि जब ऑक्जेलिक अम्ल तथा निर्जल ग्लिसरॉल के मिश्रण को 110 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है, तो फार्मिक अम्ल बनता है। सिद्धांत में बस इतना ही लिखना है दोस्तों। मेन समीकरण यहां अगर देखा जाए ना तो इसका समीकरण काफी बड़ा, पुस्तकों में देखेंगे तो काफी बड़ा दिखता है समीकरण और लोगों को बड़ा समस्या जाता है। मैं इनका समीकरण आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका से दिखाऊंगा, कैसे होगा समझिए। तो हमने क्या कहा, पहला पदार्थ हमको क्या चाहिए, ग्लिसरॉल। सूत्र क्या होता है इसका, CH2OH, CHOH और क्या, CH2OH। ये सूत्र है किसका, ग्लिसरॉल का। और दूसरा मेन हमको चाहिए क्या, ऑक्जेलिक अम्ल, COOH। ये है क्या, ऑक्जेलिक अम्ल। बस इन्हीं दोनों के मिश्रण को गर्म करना है, कितना, 110 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक। दोस्तों वास्तव में जो क्रिया होती है ना, ग्लिसरॉल के केवल ऊपरी भाग में होता है, जरा समझिएगा। ये नीचे का भाग में कोई भी रोल नहीं होता है, जो भाग लेता है केवल ऊपर वाला भाग लेता है। तो क्या है ना, समीकरण बनाने में लोगों को बड़ा कठिनाई होती है। सिद्धांत में लिखना बस यही है, पर समीकरण कैसे बनेगा जरा समझिए। आप क्या है ना, इस दोनों भाग को भी छोड़ दीजिए, आगे जब समीकरण चलेंगे दोनों भागों को बाद में जोड़िएगा। इससे क्या होगा ना, बहुत सरलता मिलेगा। देखिए हम नीचे के भाग को जोड़ रहे हैं। पहले पद में क्या होता है ना, यहां से पानी निकलता है। कहां कहां से पानी निकलेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये OH और यहां का H, किसका, ये OH होगा ना, इसका H, ये यानी ऑक्जेलिक अम्ल का OH और ग्लिसरॉल का H क्या होगा, पानी के रूप में बाहर निकलेगा। अब जरा समझिए, ऊपर क्या बचा, तो ऊपर बचा यहां पे CH2 और क्या बचा, O, CH2 और O। दोस्तों इसी क्रम में लिखना है। इसके बाद फिर क्या है, OC, तो फिर क्या लगा देंगे, O। इसके बाद फिर क्या, देखिए लगातार 2 C है, C और C, और आगे कैसा, डबल OH। लिखने का तरीका समझिए, ऑक्जेलिक अम्ल का H यहां से और ऑक्जेलिक अम्ल का यहां से OH और ग्लिसरॉल का H मिलकर क्या बना लिया, पानी बना लिया, H2O के रूप में बाहर निकल गया। कैसे लिख रहे हैं हम, तो इस भाग को देखिए CH2 के रूप में लिखा, बचा है यहाँ पे O, उसको लिखा हमने।
अब यहां क्या बचा इसी क्रम में, O फिर C डबल OH, हमने ऐसा लिख दिया। नीचे के भाग को बाद में जोड़ेंगे दोस्तों। अगले पद में क्या होता है ना, ध्यान रखिएगा, यहां से एक एटम CO2 का बाहर निकल जाएगा। ये CO2 कहां का निकलेगा, तो ये CO2 निकल जाएगा, समझ लीजिएगा। तो कैसा बनेगा, यहां पे कुछ ऐसा बनेगा, CH2 डबल O फिर क्या है, एक C और एक H बच रहा है, तो ये CH बच जाता है। अब अगर देखा जाए ना, तो ये केवल ऊपरी भाग में क्रिया हो रही है, जोड़ेंगे हम, आगे समझ लेते हैं। अब आखिरी पद में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये हर जगह हम ऐसे लिखेंगे ना, 110 से 120 डिग्री सेल्सियस पे क्रिया होता है। अगले पद में ध्यान रखिए क्या होगा, यहां पे मैं यहां से एरो लगा रहा हूं, ये एरो को आगे बढ़ा रहा हूं यहां पे। ये अगले भाग में क्या होता है, यही H2O का कुछ भाग यहां पे जुड़ता है, यानी जो निकला हुआ पानी है ना, वो फिर से जुड़ता है, और जुड़कर क्या होगा, देखिए कुछ ऐसा बनाएगा। ये CH2 तो है ही है। अब देखा जाए ना, तो क्या था, शुरू में CH2OH था, तो यहां पे क्या होता है, OH ही जुड़ता है। पानी का दो भाग होगा, क्या होगा, H और OH, तो पानी का क्या होगा, यहां पे OH जुड़ जाएगा। अब देखा जाए तो यहां पे क्या है, HCOO है, उल्टा चलिए, यहां पे HCOO और पानी का क्या बचा है, H बचा है, तो क्या हो जाएगा, HCOOH। समझ पा रहे होंगे आप, यहां CH2 यहां CH2 आ गया। पानी का दो भाग होगा, कौन सा होगा, H और OH। पानी को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, H प्लस और OH। तो CH2 से क्या होगा, इसका OH भाग जुड़ गया, यहां बचा केवल क्या, H। अब इसका जो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, HCOOH, तो HCOOH इस क्रम में जरूर यहां पे है, पर हम यहां इस क्रम में लिखेंगे, इधर से लिखेंगे, तो क्या है, पहले H है, फिर C है, डबल OH। इस प्रकार यहां क्या बना, फार्मिक अम्ल बना। अब क्या करना है दोस्तों, इसको जोड़ दीजिए। तो यहां पे क्या था, जैसे था ना CHOH, तो CHOH लिख दीजिए, नीचे CH2OH तो CH2OH लिख दीजिए, बस सब जगह वैसे ही रहेगा, CHOH तो CH, इधर कैसा CH2OH तो CH2OH, यहां भी सेम वही रहेगा, क्या यहां पे, तो CHOH और इधर कैसा CH2OH। बार बार लेने में क्या बड़ा लंबा पड़ता है, लोग परेशान होते हैं। अब अगर देखा जाए तो इन पदार्थों को कहेंगे क्या, समझिए। तो जब ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्रिया करके जब एक पानी का अणु बाहर निकलता है, तो ध्यान रखिएगा, ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक दोनों के नाम पे इसका नाम क्या हो जाता है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल के एक अणु है, समझ लीजिए, मोनो ऑक्जेलेट। और जब क्या होता है, CO2 निकल जाता है ना, तब इसका नाम थोड़ा सा बदल जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट हो जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब, भाई लिखना सिद्धांत में ही लिखना है कि जब ऑक्जेलिक अम्ल तथा निर्जल ग्लिसरॉल के मिश्रण को 110 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है, तो फार्मिक अम्ल बनता है। लेकिन हम समझने के लिए यहां क्या लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि जब ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को गर्म करते हैं, तो सर्वप्रथम क्या होता है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट, यहां से जल का एक अणु बाहर निकलता है और ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट बनता है। तत्पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बाहर निकलता है और ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बनता है। एक बार फिर से क्या होता है, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट जो होता है वो जल के साथ, यहां ध्यान रखिएगा टेम्परेचर वही रखेंगे हर जगह, 110 से 120 डिग्री सेल्सियस। यानी वापस देखिए गौर से, क्या यहाँ पे ग्लिसरॉल हमको फिर से प्राप्त हो गया। इसीलिए हमने कहा था दोस्तों कि एक तरह से ग्लिसरॉल क्या है, यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करता है, और फार्मिक अम्ल क्या है, यहाँ फिर से प्राप्त हुआ। आप कुल मिला के यहां समझिए ना, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल से केवल अगर एक CO2 बाहर निकलेगा, ध्यान रखिएगा, ये COO, तो क्या बचेगा, HCOOH, दिख रहा है ना। केवल अगर यहां से क्या कर दें, हम इस CO2 को बाहर निकाल दें, तो क्या बचेगा, H इधर बचेगा और COOH। यानी फार्मिक अम्ल को बनाने में किसका रोल है, केवल ऑक्जेलिक अम्ल, यानी ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से ही क्या होता है, फार्मिक अम्ल का निर्माण होता है। एक ग्लिसरॉल क्या करता है, यहाँ पे मीडिएटर की भूमिका निकाल रहा है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, स्वयं भाग ले रहा है, जुड़ रहा है और स्थायी यौगिक बना रहा है, और स्वयं क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। यानी एक तरह से कह सकते हो कि क्रिया में भाग नहीं ले रहा है, केवल क्या कर रहा है, कि मीडिएटर काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। दोस्तों इसके एक शॉर्टकट तरीका और भी है, ये
ये जो इतना बड़ा हमने समीकरण बनाया ना, ध्यान रखिएगा बोर्ड की परीक्षा बहुत, इसको शॉर्टकट तरीका ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा? केवल और केवल क्या कर सकते हैं हम, ऑक्जेलिक अम्ल ले सकते हैं। ये दूसरा समीकरण बना रहा हूं मैं, क्या है ये, ऑक्जेलिक अम्ल। यहां पे क्या कर सकते हैं, ऊपर लिख देंगे क्या है, उपस्थित है, ग्लिसरॉल है। और क्या ये 110 से 120 डिग्री सेल्सियस गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा ना, सीधे हम बना दे यहां पे HCOOH और क्या बना दे, CO2। ये शॉर्टकट ट्रिक्स हो गया। अगर 3 या 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में तो क्या होगा, पूरा डिटेल करेंगे तो बहुत बेहतर है, अन्यथा ये शॉर्टकट भी चल सकता है। यानी सिद्धांत को लिख करके हम इस समीकरण से भी बना सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहां से निकल गया CO2, तो क्या बचा H और नीचे क्या बच गया, COOH। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हम इस समीकरण को भी दे सकते हैं। ये छोटा समीकरण है, अगर आपको क्या कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आप इस समीकरण में काम चला सकते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर आती है और कहीं अच्छे नंबर, बड़े क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इस तरह से व्यवस्थित लिखते हैं तो क्या है, उसमें हाफ नंबर भी काटने के लिए सोचना पड़ेगा। तो आप इस तरह से भी सिद्धांत लिख सकते हैं या इसको लिख करके आप ये समीकरण भी दे सकते हैं। 2 ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल छोटा ऑप्शन है और ये थोड़ा डिटेल ऑप्शन है। इसमें से जो भी क्या होगा आप चूज कर सकते हैं। तो सिद्धांत बस यही है कि जब ऑक्जेलिक अम्ल तथा निर्जल ग्लिसरॉल के मिश्रण को 110 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है तो फार्मिक अम्ल बनता है। दोस्तों यही था क्या, सिद्धांत और समीकरण। चलते हैं कहां, इसकी चित्र क्या होगी और प्रयोग विधि क्या होगी उसकी ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, चित्र समझते हैं और प्रयोग विधि क्या है इसको जरा सा समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेते हैं या कह सकते हैं क्या, आसवन फ्लास्क लेते हैं। इस प्रकार हमने ले लिया यहां पे एक आसवन फ्लास्क, और इस आसवन फ्लास्क में क्या करते हैं, लगभग 40 ग्राम यूज करते हैं किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का। और प्लस क्या करते हैं, इसमें 50 मिलीलीटर यूज करते हैं किसका, ग्लिसरॉल का, निर्जल ग्लिसरॉल का। और इसमें क्या करते हैं, एक ताप मापी इस प्रकार हम यहां पर लगा देते हैं। हमको मालूम है कि इसको गर्म करना है कितना, हमको 110 से 120 डिग्री सेल्सियस, तो हमें इतना ही लेके चलना है। दोस्तों यहां एक निकास नली रही होगी, ये जगह छूट गई है ना, इसी में ये निकास नली होगी, जुड़ी होगी। ये क्या करेंगे, फ्लास्क को यहां पे जल उष्मक पर रखते हैं। इस प्रकार बर्नर लगा के जल गर्म करते हैं। इससे फायदा होता है ना कि जल क्या करता है, पूरे फ्लास्क को चारों तरफ एक समान ताप देता है। जल उष्मक का यूज यही होता है कि फ्लास्क क्या होगा, धीरे धीरे भी गर्म होगा और चारों तरफ कैसा होगा, एक समान फ्लास्क क्या करेगा, टेम्परेचर देगा। तो हमने क्या लगा दिया, यहां पे एक ताप मापी लगा दिया, जिससे हम क्या करेंगे, ताप मापी मांगे। इसका संबंध देखा जाए तो किससे होता है, संघनित्र से होता है। इस प्रकार यहां से क्या करेंगे, ठंडा जल प्रवाहित करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा ठंडा जल कहां होगा, नीचे से ही प्रवाहित करते हैं। इसका फायदा क्या होता है ना कि ये ठंडा जल क्या होगा, धीरे धीरे भरते 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 जब पूरी तरह से भर जाएगा तो यहां से निकलेगा गर्म होकर के। हमेशा संघनित्र का खासियत देखिएगा, जिधर झुकाव रहता है उधर से ही ठंडा जल प्रवाहित करते हैं, याद रखिएगा। इधर से नहीं प्रवाहित करेंगे, अन्यथा क्या होगा, इधर से डालेंगे तो क्या होगा, तुरंत इधर से गिर जाएगा। सबसे निचले भाग से ही हमेशा ठंडा जल प्रवाहित करते हैं। ये इस प्रकार कह सकते हैं व्यवस्था होता है। यहां पे जल उष्मक, बाकी दोस्तों क्या है, सभी को पता है, यहां पे ये स्टैंड में फिट रहेगी, आप स्टैंड बना सकते हैं। इस प्रकार आप क्लिप लगा दे। ये भी क्या होगा, यहां पे अगर देखा जाए तो ये जालीनुमा भाग होगा जिसकी सहायता से ये टिका होगा। ये पूरे स्टैंड में कह सकते हैं क्लैंप के द्वारा क्या होती है, फिट होती है। ये संघनित्र के लिए भी क्या होगा, यहाँ पे स्टैंड होगा, नहीं बना रहा हूं मैं। अब प्रोसेस को समझिए, करते क्या है। अभी ध्यान रखिए, ग्राही पात्रों को यहां पर नहीं जोड़ते हैं। क्या रीजन है, जरा समझते हैं। तो यहां ग्राही पात्र नहीं लगाने का रीजन समझिए। हमने क्या किया, सबसे पहले गोल पेंदी वाला फ्लास्क या आसवन फ्लास्क ले लिया। इसमें 40 ग्राम हमने क्या लिया, ऑक्जेलिक अम्ल ले लिया, प्लस 50 मिलीलीटर निर्जल ग्लिसरॉल ले लिया। अब इसमें क्या किया, हमने ताप मापी लगा दिया और इसको हम लगभग गर्म करते हैं। कितना,
तो वही 110 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक। अगर केवल 110 भी लिखेंगे तो भी चलेगा या 120 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, गर्म करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, शुरू में यहां पे क्या होता है, CO2 निकलना शुरू हो जाता है। अब कहेंगे CO2 निकलना शुरू होता है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो हमको मालूम है कि जो चूने का पानी होता है, सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसमें CO2 गैस प्रवाहित करें तो क्या होता है, कैल्शियम इस CO2 और एक लेके बना लेता है COCO3। ध्यान रखिएगा, इसका सफेद अवक्षेप बनाता है। यानी चूने की पानी की खासियत क्या है कि चूना का पानी जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप बनाता है, और पानी क्या होगा, अलग हो जाएगा यहां से CaCO2 और यहां का एक को लेकर, तो बचेगा H2 और H2O बाहर हो जाएगा। तो हमको दूधिया रंग का विलेन मिलता है। यहां से टेस्ट करते हैं लगा लगा के बीकर में। इस प्रकार बीकर में क्या करेंगे, हम चूने का पानी ले लेंगे और टेस्ट करेंगे। अभी हमने क्या कहा, ग्राही पात्र नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको शुरुआत अभी ग्राही पात्र में नहीं करना है। तो इसको गर्म करेंगे और बार बार क्या करेंगे, इस प्रकार कई बीकर में लेकर के और टेस्ट करते रहेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जब CO2 का निकलना बंद हो जाए, क्या हो जाता है, निकलना बंद हो जाए, तो करते क्या है, ये बर्नर को बंद कर देते हैं, फ्लास्क को ठंडा थोड़ा करते हैं और इसमें थोड़ा सा और ऑक्जेलिक अम्ल फिर से मिलाते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, पुनः वही 110 से 120 डिग्री ताप तक गर्म करते हैं। याद रखिए दोस्तों, जब ये आसवन फ्लास्क को ठंडा करते हैं या दोबारा ऑक्जेलिक अम्ल डालते हैं, तब तक फिर क्या करते हैं, अब यहाँ पे ग्राही पात्र को हम जोड़ेंगे। यानी शुरुआत में हम ग्राही पात्र को नहीं जोड़ते हैं। ये क्या होता है, ग्राही पात्र को हम यहां पर बाद में जोड़ते हैं। इस प्रकार हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ये सामान्य ताप पर ही हमको मिलेगा, इसको ठंडा करने की आवश्यकता नहीं है। ये सामान्य ताप पर क्या कर दिया हमने, ग्राही पात्र को जोड़ लिया। बस इसको लगातार 110 से 120 डिग्री तक गर्म करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, फार्मिक अम्ल इस प्रकार प्राप्त होता रहता है। बीच बीच में और ऑक्जेलिक अम्ल डालते चले जाएंगे और क्या होगा, हमको फार्मिक अम्ल लगातार प्राप्त होता रहता है। दोस्तों, ग्लिसरॉल केवल एक ही बार यूज करना है। हम देख चुके हैं समीकरण में, ग्लिसरॉल यहाँ क्या कर रहा है, केवल उत्प्रेरक जैसा कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक का ही कार्य कर रहा है। उसकी क्या है, खपत यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ऑक्जेलिक अम्ल ही केवल क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फार्मिक अम्ल में। तो मैं एक बार फिर से प्रोसेस क्या लिख रहा हूं, कैसे लिखेंगे, जरा देखिए डिटेल कैसे लिखेंगे कि सर्वप्रथम एक आसवन फ्लास्क या गोल पेंदी वाले फ्लास्क में 40 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल तथा 50 मिलीलीटर निर्जल ग्लिसरॉल लेकर के क्या करते हैं, आसवन फ्लास्क को में एक ताप मापी लगा देते हैं। अब इस फ्लास्क के साथ एक संघनित्र, ठीक है, लगाकर इसे जल उष्मक पर रखकर लगभग 110 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है। जैसे ही फ्लास्क को गर्म करते हैं, CO2 का निकलना क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। ये दोस्तों मैं तरीका बताया हूं आपको, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपके लिए तरीका था। फिर आगे लिखेंगे, जब CO2 का निकलना बंद हो जाता है, ये तरीका बताया हूं कैसे पता करते हैं, है ना। इसको लिखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे कि जब CO2 का निकलना बंद हो जाता है तो फ्लास्क को गर्म करना बंद कर देते हैं तथा फ्लास्क को ठंडा करते हैं। अब क्या करते हैं, तापमापी हटा करके ऑक्जेलिक अम्ल के कुछ और क्रिस्टल डाल करके पुनः तापमापी लगा करके फिर से क्या करते हैं, वही 110 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं। तो बड़ी शीघ्रता से क्या होता है, फार्मिक अम्ल यहाँ आश्रित होने लगता है, जिसे संघनित्र द्वारा क्या करते हैं, ठंडा करके ग्राही पात्र में एकत्र कर लेते हैं। आश्रित ध्यान रखिएगा, संघनित्र से गुजरेगा तभी होगा। ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब गर्म करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल की वाष्प बनती है, जिसे संघनित्र द्वारा ठंडा करके ग्राही पात्र में एकत्र कर लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिएक्शन में क्या देखे थे, CO2 भी निकलता है और आपने क्या देखा था पिछले सिद्धांत में, H2O भी निकलता है। तो यहाँ जो फार्मिक अम्ल मिलता है ना, ये फार्मिक अम्ल वास्तव में क्या होता है, तनु होता है, मतलब इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए क्या है ना, इस फार्मिक अम्ल से हमें निर्जल फार्मिक अम्ल बनाना होता है। तो निर्जल फार्मिक अम्ल कैसे बनाएंगे, आगे हम चलेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जल का जो क्वथनांक होता है हमको मालूम है कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, फार्मिक अम्ल का जो होता है ना, क्या बॉइलिंग पॉइंट, ये लगभग कितना होता है, 101 डिग्री सेल्सियस का होता है। इसीलिए क्या है ना, हम आसवन के द्वारा या प्रभाजी आसवन के द्वारा हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए यहां से पानी की अशुद्धि हटाने के लिए न तो हम आसवन का प्रयोग कर सकते हैं और न ही प्रभाजी आसवन का कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, केवल 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। आप अगर प्रभाजी आसवन भी करना चाहें तो कम से कम क्या होगा, 10 डिग्री का अंतर होना चाहिए। और अगर आप साधारण आसवन करते हैं तो कम से कम 30 से 40 डिग्री सेल्सियस का अंतर करना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो फार्मिक अम्ल है, जो तनु है, जो कह सकते हैं पूरा जल युक्त भरा है, इसको कह सकते हैं शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए एक अलग प्रोसेस चलता है। और वो क्या है प्रोसेस, देखेंगे क्या है अगला टॉपिक, निर्जल फार्मिक अम्ल बनाना। तो हम देखेंगे इस तनु फार्मिक अम्ल से कैसे निर्जल फार्मिक अम्ल बना सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो इस फार्मिक अम्ल का हम क्या कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक हमारा कैसा है, निर्जल फार्मिक अम्ल बनाना। दोस्तों परीक्षा में अगर केवल फार्मिक अम्ल बनाने को आएगा तो आप यहीं तक लिखेंगे। हाँ, अलग से अगर कोई पॉइंट पूछता है कि निर्जल फार्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम अगले प्रोसेस में क्या करेंगे, चलेंगे। कैसे लिखेंगे वहां भी हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कैसे हम प्रयोगशाला में जो प्राप्त हुआ है कैसा तनु फार्मिक अम्ल, उससे हम कैसे निर्जल फार्मिक अम्ल प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, हमको मालूम है कि जो प्रयोगशाला में क्या है फार्मिक अम्ल प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल कैसा है, तनु है। ये क्या है, तनु फार्मिक अम्ल है। अब इसमें क्या करते हैं, पर्याप्त मात्रा में लेड कार्बोनेट PbCO3 क्या करते हैं, मिलाते हैं। और क्या करते हैं, मिलाने के बाद इस विलयन को क्या करते हैं, लगातार उबालते हैं। और उबालने के बाद क्या करते हैं, इस गर्म विलयन को छान लेते हैं। गर्म विलयन क्या करेंगे, छान कर, और इसको ठंडा होने देते हैं। क्या होता है जरा समझिए। देखिए होता क्या है ना, जब इस फार्मिक अम्ल में HCOOH में ये लेड कार्बोनेट मिलाते हैं, PbCO3 मिलाते हैं, तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे ये फार्मिक अम्ल इस लेड कार्बोनेट के साथ क्रिया करके यहाँ पे लेड फार्मेट बनाता है, HCOO Pb बनाएगा। यानी कुल मिला के इसका कितना होगा, 2 अणु भाग लेगा HCOO, और साथ में क्या होगा, यहाँ पे H2O बनेगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, CO2 भी बनेगा। ये क्या बना, लेड फार्मेट बना लेता है। यहां पे समझिए दोस्तों, ये वास्तव में जो लेड फार्मेट बनता है ना, जब क्या करते हैं गर्म विलयन को छानकर ठंडा करते हैं, तो ये हमें क्या होगा, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होगा, ठोस रूप में प्राप्त होगा। तो प्रोसेस में क्या लिखेंगे हम कि सर्वप्रथम तनु फार्मिक अम्ल को क्या करते हैं, उसमें लेड कार्बोनेट मिलाकर विलयन को क्या करते हैं, उदासीन करते हैं, और इसे क्या करते हैं, अच्छी तरह से उबालते हैं। और बिल्कुल गर्म विलयन को ही क्या करते हैं, छानकर ठंडा होने देते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यहां जो होता है लेड फार्मेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं, इस लेड फार्मेट के क्रिस्टल को अलग कर लेते हैं। भाई CO2 गैस के रूप में उड़ जाएगा, ये पानी द्रव के रूप में रहेगा, इसको क्या करेंगे, हम छान करके अलग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जो लेड फार्मेट का जो क्रिस्टल प्राप्त हुआ है ना, इसको अच्छी तरह से क्या करेंगे, हम सुखा लेते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुखाने के बाद इस प्रकार कांच की एक बेलनाकार नली होता है। इस कांच की बेलनाकार नली में क्या करते हैं, भर लेते हैं। इस पूरे क्रिस्टल को जो है इसमें पूरा भर देंगे। ये लेड फार्मेट का क्रिस्टल भरा हुआ है। इस प्रकार क्या करेंगे, भर लेंगे, और दोनों सिरा पे कह सकते हैं कॉटन या रुई का क्या करते हैं, प्लग लगा देते हैं। रुई कह लें या फिर कॉटन कह लें, प्लग लगा देंगे दोनों सिरे पर। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, इसको जरा हम समझते हैं अगले चित्र में। अब जरा समझिए दोस्तों, हमने चित्र को बना लिया है। ये वही नली है जिसमें क्या किया गया है, लेड फार्मेट का क्रिस्टल भरा हुआ है, HCOO Pb, और दोनों सिरों पर क्या, वही कॉटन या रुई का प्लग लगा दिया गया है। इसको कह सकते हैं हम संघनित्र से हमने क्या किया, ढक दिया है। दोस्तों यहां संघनित्र में क्या होता है ना, जल वाष्प, ठंडा नहीं बल्कि भाप कह सकते हैं। ये भाप लगातार प्रवाहित करते हैं ताकि ये गर्म हो, इसको गर्म करना है। इधर ग्राही पात्र हम लगा देते हैं, और ग्राही पात्र का संबंध क्या है, यहाँ पे CaCl2, मालूम है जल अवशोषक है। यानी पानी में थोड़ा बहुत अगर नमी आएगा तो क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसके अलावा क्या, बाहर से कोई नमी अंदर ना आने पाए। हालांकि निश्चित रूप से देखा जाए पानी का अंश यहाँ पहुंचता नहीं है। अगर देखा जाए ना
तो बाहर से नमी क्या हो, अंदर न प्रवेश करे, इसीलिए क्या है CaCl2, यहां से जो गैस होगी हवा वो बाहर तो निकलेगी। इसके अलावा यहाँ हवा में जो नमी होगी उसको क्या करेगा, सोख लेगा, और बाहर से नमी भी क्या होगा, आने नहीं देगा। कौन सा, ये CaCl2 का ट्यूब। तो करते क्या, ध्यान रखिएगा, इस नली में हमने क्या लेड फॉर्मेट का क्रिस्टल भर दिया, इसको झुकी अवस्था में रखते हैं और इसके यहां इस सिरे पर क्या करते हैं, H2S गैस प्रवाहित करते हैं। भाप क्या करता है, इसको पूरा गर्म करता है। एक तरह से क्या है ना, यहाँ पे गर्म अवस्था में इन दोनों के बीच क्रिया होता है, किसका, लेड फॉर्मेट और H2S का। कैसे क्रिया होगा जरा समझिए। तो हमको मालूम है यहाँ पे क्या कि लेड फॉर्मेट का क्रिस्टल भरा हुआ है HCOO होल ट्वाइस Pp। ये क्या करता है, यहाँ पे H2S के साथ क्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, ये लेड जो होता है ना, सल्फर के साथ क्रिया करके ये लेड सल्फाइड में बदल जाता है, लेड सल्फाइड। और HCOO होल ट्वाइस है और यहां का 2H मिलकर क्या करेगा, 2HCOOH फार्मिक अम्ल बना लेता है। ये वास्तव में क्या है, ध्यान रखिएगा, ये ठोस रूप में ही रहता है लेड सल्फाइड, लेकिन हमको मालूम है कि फार्मिक अम्ल किस रूप में रहेगा, द्रव रूप में। इसीलिए क्या होता है ना, यहां ग्लास वूल या कॉटन, रुई क्या करेगा, केवल छानेगा। रुई क्या करेगा, लेड सल्फाइड जो ठोस है उसको वहीं रखेगा, और जो फार्मिक अम्ल द्रव के रूप में है वो क्या होगा, रुई से रिश्ता हुआ क्या होगा, बाहर आएगा। और इस प्रकार कह सकते हैं ग्राही पात्र में हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे तो ग्राही पात्र में फार्मिक अम्ल प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चूंकि लेड फॉर्मेट का जो क्रिस्टल था पूरी तरह से ठोस था, कहीं कोई पानी का अंश नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है, तो यहां जो मिलेगा ना, बिल्कुल हमको कैसा मिलेगा, बिल्कुल शुद्ध। यह कह सकते हैं क्या, हमको यहां जो मिलेगा वो निर्जल फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। तो निर्जल फार्मिक अम्ल कैसे प्राप्त हुआ, कैसे प्रोसेस लिखेंगे, तो समझिए जरा सा। मैं फिर से बता रहा हूं, सीधी बात है कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रयोगशाला विधि से प्राप्त होता है तनु फार्मिक अम्ल, उसमें क्या करते हैं, हम लेड का कार्बोनेट मिलाते हैं और इसको अच्छी तरह से क्या करते हैं, उबालते हैं, और गर्म विलयन को क्या करते हैं, हम छानकर ठंडा होने देते हैं। जैसे ही ठंडा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे लेड फॉर्मेट का क्रिस्टल बनता है, प्राप्त होता है। इस क्रिस्टल को अच्छी तरह से सुखाकर क्या करते हैं, कांच की एक खोखली बेलनाकार नली में क्या करते हैं, यहाँ पे भर लेते हैं। भरने के बाद क्या होता है, इसको ग्राही पात्र से जोड़ देते हैं और इस नली के चारों क्या करते हैं, यहाँ पे संघनित्र लगा देते हैं। और मालूम है कि नली के दोनों सिरों पर क्या होता है, कॉटन या ग्लास वूल का क्या होता है, प्लग लगा होता है। इस संघनित्र में क्या करते हैं, जल वाष्प या भाप, भाप लिखेंगे ज्यादा अच्छा दोस्तों, क्योंकि जल वाष्प हो सकता है लगेगा ठंडा है, स्प्रे है, हमको गर्म भाप प्रवाहित करना है। ये भाप क्या करेगा, इसको उष्मा देगा, तो क्या होगा, क्रिया बहुत जल्दी होगी। तो इस नली को क्या करते हैं, झुकी अवस्था में रख करके इसे क्या करते हैं, जल वाष्प या भाप के द्वारा क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तथा इस नली के एक सिरे पे या ऊपरी सिरे से क्या करते हैं, लगातार H2S गैस प्रवाहित करते हैं। यह H2S गैस क्या करता है, यहाँ पे लेड फॉर्मेट के साथ क्रिया करके लेड सल्फाइड और फार्मिक अम्ल बनाता है। चूंकि लेड सल्फाइड क्या होता है, ठोस रूप में रहता है, इसीलिए क्या होता है, कॉटन या ग्लास वूल या रुई से क्या होता है, छनकर इसी नली में रह जाता है। जबकि फार्मिक अम्ल जो होता है कैसा, द्रव रूप में आने के बाद ये सरलता से रेस कर क्या होता है, नली से बाहर आ जाता है, जिसे हम क्या करते हैं, एक ग्राही पात्र में एकत्र कर ले जाते हैं। इस प्रकार जो प्राप्त फार्मिक अम्ल होगा वो कैसा होगा, पूरी तरह से निर्जल होगा। दोस्तों यही था कैसा, निर्जल फार्मिक अम्ल बनाने की विधि। तो फार्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं ये देख चुके, निर्जल फार्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं ये देख चुके। चलिए दोस्तों, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वो कैसा है, एसिटिक अम्ल। उसको कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में जरा समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, फार्मिक अम्ल से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्विक विनेगर प्रोसेस, शीघ्र सिरका विधि। चूंकि क्या होता है ना, एसिटिक अम्ल को किण्वन विधि या फर्मेंटेशन विधि, ये विधि जो है ना वास्तव में किण्वन विधि या फर्मेंटेशन विधि है, इसीलिए इसको किण्वन विधि भी कहते हैं। अब ये शीघ्र सिरका विधि, हमको मालूम है तनु एसिटिक अम्ल का ही दूसरा नाम क्या है, सिरका है। क्या होता है ना, केवल कुछ सेकेंडों में, मिनट भी नहीं लगता है, यह क्या होता है, बड़ी सरलता से एसिटिक अम्ल बनता है, यानी 1 मिनट भी हमको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी शीघ्रता से क्या होता है, यहाँ पे एसिटिक अम्ल बनता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है कि शीघ्र सिरका विधि, क्विक विनेगर प्रोसेस। हमने क्या कहा, ये क्रिया किसके द्वारा होता है, फर्मेंटेशन के द्वारा होता है, किण्वन के द्वारा होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको किण्वन विधि कहते हैं। तो परीक्षा में हो सकता है ऐसा आ सकता है कि एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि का वर्णन कीजिए, या ऐसा भी आ सकता है कि एसिटिक अम्ल बनाने की किण्वन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, एसिटिक अम्ल बनाने के लिए क्या होगा ना, मुख्य रूप से हमको 2 पदार्थ की आवश्यकता होगी। एक तो आवश्यकता होगा किसका, तनु एथिल अल्कोहल का,
तनु एथिल अल्कोहल का। और दूसरा जो है ध्यान रखिएगा, यहां हमको विशेष रूप से चाहिए कैसा, माइकोडर्मा एसिटिबैक्टीरिया। जैसे हमको मालूम है कि दूध से दही बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु चाहिए। अब ये जीवाणु नहीं खोजेंगे, अलग से मिलेगा हमको ना। जैसे क्या है, दूध से दही बनाने के लिए हम दही जोरन के रूप में डालते हैं और दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। तो वैसे ही क्या होगा, हमको जो पुराना सिरका या दूसरा सिरका होगा उसमें क्या होगा, माइकोडर्मा एसिटिबैक्टीरिया प्राप्त होगा। तो अलग से हम नहीं लाएंगे, पुराने सिरका का यहाँ पे उपयोग करेंगे। हालांकि देखा जाए ना तो इस क्रिया में क्या होती है, एक तीसरा पदार्थ और भी आवश्यकता होगी, क्या होगी, ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एथिल अल्कोहल से ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, ये माइकोडर्मा एसिटिबैक्टीरिया क्या होगा, कार्य करेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम समझते हैं, अगर परीक्षा में आता है तो दो ही चीज पूछेगा। पहला चीज तो पूछेगा कि बताइए इसका सिद्धांत क्या है, यानी एसिटिक अम्ल बनाने की जो शीघ्र सिरका विधि है या किण्वन विधि, उसका सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत यही कहता है क्या, कि जब तनु एथिल अल्कोहल का, तनु एथिल अल्कोहल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटिबैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, किण्वन कराया जाता है, फर्मेंटेशन कराया जाता है, तो क्या मिलता है, तनु एथिल अल्कोहल मिलता है। अरे एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, तनु एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। और हमको मालूम है तनु एसिटिक अम्ल का ही दूसरा नाम क्या है, सिरका, जिसे सिरका कहते हैं। तो सिद्धांत यही है क्या, कि जब तनु एथिल अल्कोहल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटिबैक्टीरिया के द्वारा क्या करते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन कराया जाता है, तो क्या बनता है, यहाँ पे तनु एसिटिक अम्ल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। समीकरण क्या होगा दोस्तों, तो तनु एथिल अल्कोहल मतलब CH3 CH2OH। हमने क्या कहा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या भाग लेगा, यहां पे माइकोडर्मा एसिटिबैक्टीरिया की उपस्थिति में क्या करेंगे, हम किण्वन कराएंगे। देखिए होता क्या है, ध्यान रखिएगा, यहां से आप H2O बाहर निकाल लीजिए, ये तो क्या बचा, CH3C और बीच में इधर क्या है, H। H2O का जगह हमने छोड़ दिया है, H2O बाहर निकाल लीजिए। अब यही दोनों O क्या होगा, इसका जगह ले लेगा, तो इस प्रकार बन जाएगा कैसा, एसिटिक अम्ल। बस यही है बनाने की कैसा, सिद्धांत और समीकरण। तो समीकरण यही क्या है, तनु एथिल अल्कोहल ले लेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, प्रेजेंस किसका रहेगा, माइकोडर्मा एसिटिबैक्टीरिया की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, तो एसिटिक अम्ल बनता है। दोस्तों यही है क्या, इसका सिद्धांत। चित्र भी बहुत सरल है, देखते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। तो सिद्धांत में इसको लिख करके, और यह केवल समीकरण देना है, बस यही है एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि। चलिए दोस्तों इसका चित्र और प्रयोग विधि समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, एक बाल्टी नुमा पात्र होता है, इस प्रकार एक तरह से बाल्टी ही बनाना है हमको, ये पात्र होता है। इस बाल्टी नुमा पात्र के ऊपरी और निचले भाग पे क्या होते हैं, इस प्रकार छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऊपरी भाग पर भी और निचले भाग पर इस प्रकार छिद्र होगी। ये पूरी तरह से पैक होगा, और यहां ऊपर से जो है, ध्यान रखिएगा, यहीं से हम क्या करेंगे, तनु एथिल अल्कोहल गिराएंगे, CH3 CH2 और OH। ये बाल्टी के हमने क्या कहा, निचले भाग पर भी क्या होंगे, इस प्रकार आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, जहां से क्या होगा, एसिटिक अम्ल बनकर बाहर निकलता है। ये बाल्टी नुमा पात्र कह सकते हैं, निचले पर क्या होगी, पैक होगी इस प्रकार। ये जो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होगी, यहां प्राप्त होगी, ये इस प्रकार करते क्या, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहां पे लकड़ी का छीलन भरते हैं। ये ऐसा लकड़ी का छीलन होता है जो बिल्कुल पुराना सिरका से भीगा होता है। देखिए सिरका जितना पुराना होगा ना, माइकोडर्मा एसिटिबैक्टीरिया उसमें क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा।
इसीलिए कहते हैं पुराने से पुराने सिर का। जैसे अगर क्या है, अगर दही तुरंत का हो तो क्या होगा, दही स्वाद में मीठा होता है, उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या होंगे, बहुत कम होंगे। लेकिन अगर क्या होगा, दही थोड़ा खट्टा हो, 2-3 दिनों का होगा तो क्या होगा, उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु बहुत ज्यादा होगा। तो अगर 2-3 दिन का दही तो क्या होगा, उसका थोड़ी सी मात्रा ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर क्या शुद्ध दही है, तुरंत का बना हुआ है, जमा हुआ, तो क्या होगी, ज्यादा मात्रा लगेगी जमने में। तो ये क्या है, कह सकते हैं पुराने सिरके से भीगे या भीगी क्या, लकड़ी का छिलन। दोस्तों यहां बीच बीच में क्या होगा, हवा के लिए क्या होता है, द्वार भी होता है। ये अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं, लेकिन बाहर से इस प्रकार छिद्र होगा, जहां से क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। ऊपर से क्या करते हैं, इस प्रकार तनु एथिल अल्कोहल यहां पे धीरे धीरे गिराते हैं। इस प्रकार ये फवारा के रूप में क्या होगा, निकलेगा। ध्यान रखिएगा, ये जब यहां से एथिल अल्कोहल सरकता है ना, तो बस यहां निकलते निकलते क्या होता है, ये एथिल अल्कोहल इस प्रकार तनु एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। और यही तनु एसिटिक अम्ल क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। बस यही है दोस्तों प्रोसेस, बहुत सिंपल है। क्या कहेंगे चित्र में, सीधी सी बात है कि इसमें क्या होता है, एक बाल्टी नुमा क्या होता है, छिद्रयुक्त पात्र होता है, जिसमें पुराने सिरके से भीगी क्या होता है, लकड़ी का छीलन भरा होता है, तथा ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने के लिए क्या होगा, कुछ जगहों पे छोटे छोटे क्या होते हैं, वायु नलियां लगी होती हैं। अब इस बाल्टी नुमा पात्र के ऊपरी भाग से क्या करते हैं, तनु एथिल अल्कोहल गिराते हैं। यह तनु एथिल अल्कोहल पुराने सिरके के भीगे लकड़ी के छीलन में जाने से क्या होता है, ये बहुत शीघ्रता से क्या होता है, एथिल अल्कोहल माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल या तनु एसिटिक अम्ल बदलता है। और बड़ी शीघ्रता से क्या होता है, तनु एसिटिक अम्ल बाल्टी के निचले भाग से, बाल्टी नुमा पात्र के निचले भाग से क्या होता है, सरलता से प्राप्त होता है। प्राप्त एसिटिक अम्ल क्या होता है, तनु होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। बस दोस्तों यही एक ऐसा शीघ्र सिरका विधि। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, तनु एथिल अल्कोहल जो लेंगे ना, ये इतना तनु रहेंगे कि इस विलयन की सांद्रता कितना होना चाहिए दोस्तों, 10% होना चाहिए। ये प्रश्न बन सकता है। तनु का मतलब क्या है, 40% भी हो सकता है विलयन तनु, 30% भी हो सकता है। याद रखिएगा यहाँ पे केवल 10% होता है। अगर इसकी परसेंटेज ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा मालूम, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया जो होगा बड़ी शीघ्रता से मर जाएगा। इसीलिए यहां जो एथिल अल्कोहल यूज करेंगे वो 10% या 10% से कुछ कम हो सकता है, 8%, 9%। इससे ज्यादा अगर सांद्रता रखेंगे तो क्या होगा मालूम, यही एथिल अल्कोहल ये जो उपस्थित है क्या करेगा, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया को मार देता है। इसलिए याद रखिएगा यहाँ पे केवल और केवल 10% यानी 90 भाग क्या होगा, पानी होगा, और 10 भाग केवल क्या होगा, एथिल अल्कोहल होगा। इसी मिश्रण का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। दोस्तों यही था कैसा एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि। हमें उम्मीद है दोस्तों फार्मिक अम्ल बनाना, कैसे निर्जल फार्मिक अम्ल बनाते हैं और कैसे एसिटिक अम्ल बनाते हैं, एसिटिक अम्ल बनाने की क्या शीघ्र सिरका विधि है, ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो भी हमें लगता है, उम्मीद है पसंद आई होगी। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज अन्यों को जरूर शेयर करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक जरूर करेंगे। कमेंट सेक्शन में भी अपनी कमेंट्स जरूर देंगे कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, इसी के इंतजार में। ओके दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।